चलो ध्यान दो, बहानेबाजी मत करो, काम कंप्लीट होना चाहिए। 5.9 What is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure if the coefficient of the friction between the trolley and the surface is 0.04? एक्सेलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का? देखो यहाँ पे एक सरफेस है, बीच में कई फ्रिक्शन होगा, व्हील्स होगी, तो एक आपका ट्रॉली हो गया और यहाँ पे वेट है और दिस इज द सपोर्ट, है ना, इसको गरगड़ी भी बोल सकते हैं, व्हील। ओके, गुजराती में गरगड़ी, इंग्लिश में व्हील। और यहाँ से रोप है, तो एक्सटेंडेबल रोप है। अब ये व्हील से सपोर्ट हुआ ना, तो रोप दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ऐसा लगेगा, लेकिन रोप का टेंशन चेंज नहीं होगा। कल एक ऐसा रोप था, जब हमने इसको बीच में से खींचा ना, तो टेंशन चेंज हो गया था, क्योंकि वो दो अलग ही पार्ट दिख रहे थे। बट जब ऐसे लाई ओवर करके जाता है किसी व्हील पे, तो इसमें यहाँ पे जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दिमाग में गया? पहले इसमें क्यों चेंज हुआ था? क्योंकि इसमें हमने यहाँ से फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज किया था, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड किया था। सुन रहे हो? इसीलिए यहाँ पे टेंशन इसमें और इसमें अलग था कल के न्यूमेरिकल में। बट यहाँ पे तो वो क्या करके जा रहा है, व्हील के ऊपर लाई ओवर करके जा रहा है, तो व्हील उसको है ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवा देगा। ड्यू टू दिस व्हील, ड्यू टू दिस गरगड़ी, गुजराती में गरगड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हील। तो ये जो व्हील है उसकी वजह से ये जो टेंशन हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ पे कौन सा हो गया? वर्टिकल। बात क्लियर है? तो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करवाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं। ओके, ये वेट है, मतलब कि आपने कोई मास को लुटका दिया जो 3 kg का था, तो वेट कितना हो गया? 9.8 की यहाँ पे 10 ले ले, यहाँ पे दिया है तो 30 हो गया। तो वो 30 न्यूटन जो है वो नीचे की ओर लगेगा, इसलिए इसमें क्या क्रिएट होगा? टेंशन। और वो टेंशन क्रिएट होगा, इसलिए ट्रॉली खिंचता जाएगा। खिंचता जाएगा या नहीं? कौन से साइड जाएगा, लेफ्ट या राइट? ट्रॉली कौन से साइड जाएगा? राइट, मतलब राइट साइड के ऊपर उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्या क्रिएट होगा? फ्रिक्शन फोर्स। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, आगे की बात करते हैं। समझो, हमें बोला है क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा? तो सिंपल है, आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इसका, अकॉर्डिंग टू द बोथ ब्लॉक विल बी FBD ऑफ 3 kg ब्लॉक। ओके, क्या करने वाले हम? FBD ऑफ व्हाट? ओके, यहाँ पे इन लोगों ने एक सेंटेंस कम किया है। आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी व्हाट? A। एक्सेलरेशन कितना लेना है आपको? A लेना है। कितना लेना है? A लेना है, बराबर। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या चेंज है? कल का ये जो न्यूमेरिकल था ना, उसमें कोई भी मोशन नहीं था, पता है आपको? सिंपल आपने एक वेटलेट मास को लुटका दिया था और उसको बीच में से खींचा 50 न्यूटन से, और सारी सिस्टम कहाँ पे थी? इक्विलिब्रियम में। कहाँ थी? तो आपने कोई फोर्स लिया नहीं था, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं था। इक्विलिब्रियम मतलब कि टोटल फोर्स 0 एंड नो एक्सेलरेशन इज देयर। जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस। बट आपने वो वाला चीज तो फील किया होगा ना, कि अगर सडनली बस चार्ज होता है तो यू पुश बैकवर्ड। आप कौन सी डायरेक्शन में पुश हो जाओगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश होगे, यस और नो? मतलब कि आपके ऊपर कोई है जो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या ना? है या ना? और एक टाइम आएगा जब आप खड़े ही रहोगे, भले आप बस में बस मोशन करती रहेगी, दैट मीन्स कि वो बैकवर्ड फोर्स और आपको जो आगे ले जाने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो एक दूसरे को अब क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो जो आपको मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा उसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब जो दिखे ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बट वी इमेजिन फॉर द इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? है या ना? उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? स्यूडो। एंड दैट शुड बी इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट टू मोशन। चलो, इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? अपवर्ड, टूवर्ड, लेफ्ट, राइट। ए ब्लॉक कहाँ जाएगा? मतलब कि डाउनवर्ड। ए जितना भागेगा उतना ही ए भागेगा, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या था? ए, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? एंड दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी ए। अगर यहाँ पे ए फोर्स लग रहा है, मतलब सॉरी ए एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स कंसिडर करना है, दैट इज एम ए। व्हाट? एम ए। समझ में आया? अगर मैं इसको m1 बोल दूं तो m1 है, जहां पे मैं लिखूंगा कि m1 इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम?
एंड मास ऑफ ब्लॉक 2 m2 इक्वल्स टू हाउ मच किलोग्राम। तो अगर यहाँ पे ऐसे एक्सेलरेशन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। बात क्लियर हुआ है या ना। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर द विच केजी ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक या m1 ब्लॉक। यस और नो। तो दिस इज द m1 ब्लॉक एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं इस फिगर में देखो आप, कितने फोर्स लग रहे हैं 3 kg के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ पॉइंट लेके उसके ऊपर फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। यस और नो। चलो फटाफट से बताओ, एक मेन फिगर होती है और उसके ऊपर से फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं। 2 होता तो मैं कब का एक्सेप्ट कर लेता, जो दिख रहा है वो होता नहीं है। कितने लग रहे हैं, कौन से 3? 2 तो आपको दिख ही रहे हैं, तीसरा कौन सा बताया था मैंने? नहीं, MA। जब आपको 2 दिख रहे हैं वो कौन से दिख रहे हैं? एक तो ये नीचे 30 वाला दिख रहा है, दूसरा कौन सा दिख रहा है? T वाला, जो तो नीचे दिया ही है। मैंने कौन सा एक्स्ट्रा ऐड करवाया था? कौन सा ऐड करवाया था? M1A, दैट इज द शैडो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। करवाया था कि नहीं? तो आप यहाँ पे अप डायरेक्शन में एक नया फोर्स ऐड करोगे, दैट इज व्हाट, M1A। और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो है ही है। अब 30 पहले ना लिखो, सिर्फ mg लिखो तो भी चलेगा। और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने M1 बोला है। ओके, एक काम भी कर सकते हैं, छोटे को स्मॉल m बोल सकते हैं और बड़े को क्या बोल देंगे? कैपिटल M। आया समझ में? तो ये दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ तक क्लियर? इसलिए स्मॉल ma हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे M1A की जगह पे क्या लिख सकते हो? स्मॉल ma। आप M1 M2 से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कैपिटल M। आया समझ में? बोलो कोई डाउट है या ना? तो यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? आपको इक्विलिब्रियम में पता होता है, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विद कंसीडरेशन ऑफ डायरेक्शन 0। इसका मतलब अल्टीमेटली वही होगा। अगर इस दोनों को पॉजिटिव लूँ तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव उस साइड जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? पॉजिटिव, है ना। तो T प्लस MA माइनस MG इक्वल्स टू व्हाट? अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। कोई भी इंक्लाइन फोर्स है नहीं तो कंपोनेंट की बात आएगी नहीं, ये माइनस mg उधर चला जाएगा। तो T प्लस MA इक्वल्स टू mg। इस तरह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अपर फोर्सेस इक्वल्स टू डाउन फोर्सेस। आया ना? बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, है ना। जो करेक्शन मैं करवाते जा रहा हूं वो करना है। FBD ऑफ 20 किलोग्राम ब्लॉक, आपको यहाँ पे इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगता हुआ दिख रहा है? 3। कौन से 3? FK, T, MA। यहाँ पे FK स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन आया। क्यों? ट्रॉली क्या करने वाला है? मोशन करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। चलो क्या लिख सकता हूं मैं? इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? T इक्वल्स टू MA प्लस FK। यहाँ पे तो मैंने इक्वेशन आपको समझाने के लिए बनाया था, बाकी आप सीधा ये इक्वेशन लिख सकते हो, बराबर। तो सबसे पहले FBD, आपको इस साइड कौन सा फोर्स ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल MA। कौन सा फोर्स ऐड करना पड़ेगा? कैपिटल MA। तो आप लिखोगे T इक्वल्स टू कैपिटल MA प्लस FK। बोलो कोई डाउट? कंफर्म है या ना? ओके, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। कैपिटल T इक्वल्स टू कैपिटल MA प्लस FK यानी म्यूके इंटू N। ओके, यस और नो? तो आपने बोला था सर मुझे तो 3 ही फोर्स दिख रहे हैं। क्यों 3 दिख रहे हैं? क्योंकि फिगर में 3 दिए। फिगर में तो वैसे आपको कुछ नहीं देंगे, एक ए और एक ए देंगे। दिया तो दिया, नहीं तो खुद देखना है। तो 3 फोर्स निकाले तब आपने एक फोर्स को इग्नोर किया। और मैंने बोला था एक फोर्स जो कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ग्रेविटेशनल। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? कैपिटल mg। तो उसको बैलेंस करता हुआ फोर्स सरफेस के कांटेक्ट में है, कौन सा लगेगा? नॉर्मल। तो आपको इस FBD में भी ऐड करना पड़ेगा उसको, कैपिटल और ओके। तो मैंने जब FK का फॉर्मूला लिखा म्यूके इंटू N,
तब तुरंत आइडिया आया कि ma प्लस म्यू के और n इक्वल्स टू क्या होगा, mg। बात क्लियर हुई? यस और नो? कंफर्म? ओके। अब मैं क्या कर सकता हूं, मुझे a फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a। तो इसमें भी एक t का वैल्यू होगा। यहां से मैं इसको t इक्वल्स टू बोल देता हूं mg माइनस ma। बोल सकता हूं कि नहीं? तो वही t का वैल्यू यहां पे रख लूं, बोलिएगा। mg माइनस ma इक्वल्स टू कैपिटल ma म्यू के mg। यस और नो? अब a फाइंड करना है, तो a एक साइड और g दूसरी साइड। तो ए जी वाले को इधर ले लेते हैं और इसको उधर ले लेते हैं, क्योंकि कैपिटल एम में से स्मॉल एम, मतलब प्लस होगा तो ही ठीक है ना, प्लस ही होगा ना, ए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल एम जी है माइनस म्यू के एम जी, बट कौन सा एम था, सॉरी कैपिटल एम जी था, बराबर है या ना? ओके, तो म्यू के एम जी इधर आ गया माइनस, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए। बोल कोई डाउट? ओके, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। वैसे आपको तो वीडियो से देख के लिखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। ओके, एम माइनस म्यू के इंटू कैपिटल एम, क्या कॉमन निकल जाएगा, जी। और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्या कॉमन निकलेगा, ए। एंड मुझे ए फाइंड करना है, देयरफॉर ए इक्वल्स टू, ए नीचे जाएगा तो एम माइनस म्यू के कैपिटल एम इन द ब्रैकेट जी डिवीजन में m प्लस एम। मैंने अभी तक कोई वैल्यू पुट नहीं की, इसलिए क्योंकि आपका कोई भी मास का वैल्यू आए, 20 आए या 3 आए, you don't have to take any worry या take any seriousness, in the sense you don't have any doubt in a mind, okay? आपको कोई डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में जाके वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 20। बोलो कोई डाउट? तो देखो, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो दिस इज नथिंग ऑफ व्हाट, 3। म्यू के कितना था, 0.04। म्यू के कितना था, 0.04। तो 0.04। एम कितना था, 20। मेरा आंसर नेगेटिव आने वाला है, कहीं गलती की मैंने। आप कीजिए 0.04 इंटू 20, नहीं 20/100, 80/100 नहीं आएगा, नहीं आएगा, रहने दो, सही है। 0.8 आएगा, 0.8 आ रहा है ना, तो 3 में से कट हो जाएगा 0.8, सही है। जी कितना होता है, बट यहाँ पे तो आपको बोल दिया गया कितना है, तो 10 डिवीजन में 20 प्लस 3। ओके, तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 0.8, यस और नो, 2.2 इंटू 10 डिवाइड बाय 23। तो 22 डिवाइड बाय 23 हो गया, 2.2 इंटू 10, 22 डिवाइड बाय 23। गॉट इट ना? आप लोगों को पूरी बात समझ में आई? आपने पहले एफबीडी ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस रहेंगे क्योंकि हवा में हैंग हो रहा है, बट वैसे इसमें हमने मास ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब कि मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स वेट लग रहा है उसको छोड़ा नहीं, उसको लेके काम किया। तो वहां से एक इक्वेशन बन गया, वो इक्वेशन मैंने किस में बनाया, टी, क्योंकि मुझे पता था कि ए टी यहाँ पे भी आने वाला है, तो वहां पे भी एक टी का इक्वेशन बनाया मैंने। फिर उसमें एफ के इक्वल्स टू क्या लिया, म्यू के एन, एन इक्वल्स टू क्या लेना पड़ा, एम जी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दिस डायग्राम। एन और एम जी एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। फिर मैंने टी की वैल्यू कहाँ से रखी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहां से मैंने ए वाले एक साइड के, जी वाले दूसरे साइड के, बराबर। जी कॉमन निकाल लिया, ए कॉमन निकाल लिया, ए चाहिए, एम प्लस एम कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में एम एंड एम के वैल्यूज रखे, 20 एंड 3, 20 प्लस 3, क्लियर है। और फाइनली यू विल गेट द 22 डिवाइड बाई 23। बोलो कोई डाउट? कंफर्म, दैट इज द एक्सेलरेशन। क्या चाहिए था वो, एक्सेलरेशन। जब आप उसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.9565, दैट मीन्स 0.96। नाउ आपको सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना था, आपको आगे भी क्वेश्चन में पूछा था कि आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो फॉर टेंशन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपके पास टेंशन के काफी सारे, 2 इक्वेशन है, काफी सारे मतलब 2 इक्वेशन है, ए वाला भी है, ए वाला भी है। चलो ए वाला कंसिडर कर ले, एम जी माइनस क्या है, एम ए है,
तो दैट इज mg माइनस ma, ऐसा है ना। तो m कितना था 3, g कितना था 10, कैपिटल M कितना था 20, a कितना आया था 22/23। गॉट इट। तो ये 30 हो गया। इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 20 × 22 डिवाइड बाई 23। ट्वेंटी इंटू 22 डिवाइड बाई 23 कितना? ओके सॉरी, मैं देख लेता हूँ। 90 आया मतलब कि मैंने कुछ गलती की। ओके सही है, स्मॉल m आएगा। क्या आएगा? स्मॉल m, इसीलिए मैंने बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, शॉर्टकट बनाते हैं, रुको, इतना लंबा क्यों करेंगे फिर। दैट इज ma, बराबर ना। तो आप क्या करोगे, m कॉमन g माइनस है। ओके, तो m कितना 3, g कितना है 10 माइनस 22/23। तो आप क्या करोगे 3 2 3 0 एलसीएम माइनस 22 डिवाइड बाई 23। बोलो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 208 डिवीजन में 23। नाउ सिंप्लीफाइड कितना इंटू 3, कौन करेगा? मैं। गॉट इट। जो स्टेप्स मैंने सिखाया उस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कोई डाउट रहेगा? ओके, ये एक्चुअली में थियोरेटिकल जैसा ही न्यूमेरिकल है कि अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन द आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक था जो 2 kg का था, उसके ऊपर आयरन रॉड रखा गया, सिलेंडर रखा गया। तो एक ब्लॉक आप एज्यूम कीजिए क्यूबॉइड, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, बट आयरन का है तो इसलिए उसका मास क्या हो गया, ज्यादा। द फ्लोर एल्ड स्टेडीली, उसकी वजह से फ्लोर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फ्लोर अभी भी क्या है, स्टेडी है। एंड ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विथ एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वेट बढ़ने की वजह से फ्लोर स्टेडी है, लेकिन ब्लॉक के सिलेंडर जो है एंड ब्लॉक दोनों नीचे की ओर जा रहे हैं। दैट इज ऑफ विच एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर? आपको उस टाइम पे एक्शन एंड रिएक्शन समझना है, थर्ड लॉ समझाना है। तो एक्शन ऑफ ब्लॉक क्या होगा फ्लोर पे, बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर एल्ड्स। जी को कितना लेना है 10, और एक्शन रिएक्शन को हमें समझाना भी है, कौन सा पैर रिएक्शन होगा, कौन सा एक्शन होगा। सो जब ब्लॉक फ्लोर जो था, फ्लोर एंड ब्लॉक दोनों क्या थे, स्टेशनरी। इट इज इट्स फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन इन द फिगर। कहाँ है, या ये रहा। ओके, यू कैन सी कि जब ब्लॉक था और एक फ्लोर था, तो ब्लॉक का मास तो वैसे ही 2 kg था, तो वो स्टेडी थे। तो स्टेडी थे उस वक्त नीचे की ओर, उसका क्या लगेगा, वेट mg 20 न्यूटन हुआ, और उस पर क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल होगा, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नॉर्मल। बट नॉर्मल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। जब अब स्लाइड वाला मोशन आए तब नॉर्मल फोर्स अलग और रिएक्शन फोर्स अलग होता है। जब सिर्फ लाई करने का आए, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना हो, तो जो रिएक्शन फोर्स है वही नॉर्मल फोर्स है। बात क्लियर है या ना। तो हमने देखा कि नीचे की ओर W और ऊपर की ओर R, तो R इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक R, W इक्वल्स टू mg 2 इंटू 10, कौन सा लगेगा, दैट इज नथिंग बट विच फोर्स। ओके, आप लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक R, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स करके फाइंड करोगे। दूसरा कौन सा फोर्स, नॉर्मल। थर्ड लॉ के हिसाब से नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स को N भी लिख सकते हो, R भी लिख सकते हो, 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस शोइंग द डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। बट जब दूसरी बार सिस्टम मतलब ब्लॉक एंड सिलेंडर मूव्स इन द विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, विद द हाउ मच वेलोसिटी, हाउ मच एक्सेलरेशन, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग भी विल बी एज फॉलो। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो फ्लोर के साथ वो सब नीचे जाएगा क्योंकि वेट बढ़ गया, बराबर। अब जब वो सब नीचे जाएगा तो नीचे की ओर क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो मैंने बताया था ऊपर की ओर क्या आएगा, शूडो फोर्स। क्या आएगा, शूडो फोर्स। अब इसको कैपिटल M बोल देता हूं। दिस कैपिटल M इज नथिंग बट टोटल मास m1 प्लस m2। सिस्टम आ गया, उसमें ब्लॉक भी आ गया और सिलेंडर भी आ गया। बात समझ रहे हो, है या ना। तो यहाँ पे रिएक्शन मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल MA प्लस R डैश इक्वल्स टू
270, ए जो है ना दैट इज mg, दिस इज नथिंग बट व्हाट mg। तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है तो क्या लिख सकते हो, mgp लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है, आया ना? तो देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, हेडिंग लगाया, पहला फोर्स कौन सा लगेगा, जो दोनों का मास कंबाइंड हो गए 27 kg था, तो 27 इंटू 10 270 न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन। एंड दूसरा कौन सा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐड है, ओके। निग्लेक्टिंग इंटरनल फोर्सेस बिटवीन सिलेंडर एंड ब्लॉक, सिलेंडर एंड ब्लॉक बीच में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट हो गया। सिस्टम आपने पूरा ब्लॉक एंड सिलेंडर को माना है, तो ब्लॉक सिलेंडर पे जो फोर्स लगाता है और सिलेंडर जो ब्लॉक पे फोर्स लगाता है वो इंटरनल फोर्स हो गया, सिस्टम के बाहर का नहीं है। दैट्स वाई हम इंटरनल फोर्स को ध्यान में नहीं लेंगे। तो ए वाला इक्वेशन बना आपका, ये कहाँ से आया, तो वो इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया कि आपको बताना है कि ए नीचे जा रहा है तो एक शूडो फोर्स एम ए ऊपर आएगा, तो एम ए प्लस आर डेस इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, एम ए प्लस आर डेस इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, एम जी आया, क्या आया, एम जी। क्लियर है? अब इस आर डेस को उधर ले जाओ तो एम जी माइनस आर डेस इक्वल्स टू क्या बचेगा, एम ए। तो यू कैन सी दिस एम जी ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, ये रहा एम जी, जिसको वेट बोलने वाला है, कितना है, आ गया एम जी की वैल्यू, एम जी की वैल्यू 270 आ गई। आर डेस एम का वैल्यू 27, ए एक्सेलरेशन दिया था कितना 0.1। बात क्लियर? तो मुझे आर डेस चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअली में हम फिर ये तो इसके थ्रू कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये स्टेप बताया, बट आपको पहले से ही क्या चाहिए था, आर डेस चाहिए था ना, तो आप पहले से ही क्या कर सकते थे, एम जी माइनस एम ए, क्या कॉमन निकालेंगे, जी माइनस 27, जी कितना होता है और ए कितना दिया था 0.1, चलो 10 में से 0.1 जाएगा 9.9, और 9.9 आ गया हो तो इंटू आपको 27 करना है, आ गया सबका बराबर। तो कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी, यस और नो। आगे का पार्ट्स नहीं बताया है। ओके, आपको क्वेश्चन में वही भी पूछा गया था कि आपको एक्शन रिएक्शन पैर्स फाइंड करनी है, बोला था ना। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट हुआ, ए एंड बी पोर्शन कंप्लीट हुआ, लास्ट जो सेंटेंस था उसका बाकी है। तो सबसे पहले एक्शन रिएक्शन पैर की बात करते हैं। तो पहला जो हमने फाइंड किया था उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो 20 न्यूटन था, जो कहाँ लग रहा था, यस नीचे बाय द अर्थ, वो एक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्शन। ग्रेविटी था इसलिए नीचे की ओर फोर्स लगा, तो अब सरफेस उसके ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगी, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक, दैट इज द रिएक्शन, एंड दैट इज ऑफ व्हाट 20 न्यूटन विच इज डायरेक्टेड व्हाट अपवर्ड। दूसरा, द फोर्स ऑन फ्लोर बाय द बॉडी इज एक्शन। दूसरी तरह से सोचे तो फ्लोर पे कौन पड़ा हुआ है, ब्लॉक, बॉडी, वो बॉडी फ्लोर पे फोर्स लगाएगा, अगर आप उसको एक्शन मान लो तो वो फ्लोर ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, उल्टा उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, रिएक्शन। द फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द फ्लोर इज रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट पेयर। फिर आपने उसी ब्लॉक के ऊपर क्या रखा, सिलेंडर, तो अब तीन चीज आएगी, सिलेंडर ब्लॉक ब्लॉक फ्लोर, दो पेयर बनेगी, उसको समझाना है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर हम दोनों को सिस्टम मान ले, ब्लॉक के ऊपर सिलेंडर, तो 270 न्यूटन दोनों का वेट हो गया, वो कहाँ लगेगा, फ्लोर पे। ऑन अ सिस्टम बाय अर्थ, ग्रेविटी फोर्स लगेगा 270 न्यूटन, अर्थ अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। अर्थ फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, उसको एक्शन बोला। तो सिस्टम फोर्स लगाएगा सेम अर्थ के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो अर्थ जैसे उनको 270 से अट्रैक्ट करता है,
तो सिस्टम भी उनको 270 से क्या करेगा, अट्रैक्ट। ओके, सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय कॉल्ड, वो भी कितने न्यूटन का होगा, 270। तो एक तो आपको अर्थ के ग्रेविटी वाला बता देना है, बराबर, क्लियर। अब वो सरफेस वाला बताएंगे। द फोर्स ऑन फ्लोर बाय द सिस्टम, वो कॉन्टेक्ट में है ना, सिस्टम एंड फ्लोर। तो ये जो सिस्टम है वो फ्लोर पे फोर्स लगाएगा, उसको अगर मैं एक्शन बोल दूं तो फ्लोर रिटर्न में सिस्टम पे फोर्स लगाएगा। उसको मुझे क्या बोलना है, सिर्फ वर्बली करना है, काम खत्म हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्लोर बाय द सिस्टम इज, द फोर्स ऑन सिस्टम बाय फ्लोर इज रिएक्शन। दूसरा, द फोर्स, अब मैंने बोला था ना यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट सरफेस आ रहे हैं, तो एक फ्लोर की बात हो गई, दूसरा ब्लॉक और उसके ऊपर कौन था, सिलेंडर। द फोर्स ऑन ब्लॉक बाय सिलेंडर, अगर मैं उसको एक्शन बोल दूं तो ब्लॉक रिटर्न में क्या लगाएगा, फोर्स। उसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, so the force on block by cylinder, that is action, and the force on cylinder by block, that is reaction। बोलो कोई डाउट? तो इतने यहां तक कंप्लीट होगा, फिर बाकी सब थ्योरी है, बाकी का सब छोड़ दोगे तो वापस चलेगा, बट यहां तक की आपकी बातें आनी चाहिए। बोलो कोई डाउट? कंफर्म। एक्सरसाइज में आपको कुछ थ्योरेटिकल गाइड कर लेते हैं, जैसे कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद द कांस्टेंट स्पीड, आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ व्हाट, नेट फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रेन ड्रॉप इज मूविंग विच डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सॉरी डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको बोला भी है कांस्टेंट स्पीड, डाउनवर्ड मतलब डायरेक्शन आ गया, कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों सेम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो दैट मींस नो फोर्स। आप बोलोगे सर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, नहीं लगेगा, क्योंकि आपको क्या बोल दिया है, कांस्टेंट स्पीड। बात क्लियर हुई? अ क्रॉक ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, एक 10 ग्राम का जो क्रॉक बुच है वो फ्लोट कर रहा है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। ओके, सो क्रॉक इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, हियर वेट ऑफ द क्रॉक इज बैलेंस्ड बाय द विच फोर्स, बाउंड फोर्स। जब भी कोई चीज लिक्विड में फ्लोट करती है, इसका मतलब कि उसका जो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, लिक्विड उस पे उतना ही फोर्स अपवर्ड लगा रहा है, एंड दैट्स व्हाई टोटल फोर्स इज व्हाट, जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, जीरो। आया समझ में? थर्ड आपको दिया है, अ काइट इज स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, ऐसे सीधा खड़ा रखा हुआ है। ओके, तो नेट फोर्स ऑन द काइट सक्सेसफुली, सॉरी स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इज जीरो। आपने बोल दिया स्टेशनरी मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलेगा कि स्टेशनरी या कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स इज जीरो। A car is moving with constant velocity of 30 km per hour on rough road, constant velocity, तो क्या हो जाएगा, yes, since the car is moving with constant velocity the force is zero। okay, a high speed electron in a space far from the all material object and free of electric and magnetic field, आपको बोला बहुत दूर है सारे मटेरियल से, तो कोई भी फोर्स लगने वाला है नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, फ्री ऑफ बोला है, तो उससे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, दैट मीन्स नेट फोर्स इज व्हाट, जीरो। अब मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे, कैसे, सब में जीरो, बट बेटा यह मिस्टर है, यहां से फ्री निकालेंगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कर देंगे, और आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि यहाँ पे से इन आ गया, फ्री निकल गया। अगर यहाँ पे इन आ जाएगा तो नेट फोर्स लगेगा, यहां पे से कांस्टेंट निकाल देंगे। ओके, तो वापस कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगा तो एक्सीलरेशन मोशन हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह पे कांस्टेंट, बाकी सब सम टू सेम रखेंगे, वेलोसिटी की जगह पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और किलोमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे, तो एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स लगेगा। तो ऐसा नहीं कि रट्टा लगा के नहीं 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 आंसर देना है, समझ के आंसर देना है। बात क्लियर, कंफर्म? ओके, एक नया न्यूमेरिकल और पढ़ लेते हैं। A pebble mass of 0.05 kg is thrown vertically upward with the upwards. Give the direction and the magnitude of the net force on the pebble during the upward motion and during the downward. At the highest point where it is a momentary rest, do your answer change if the pebble was thrown at the angle of 45 degree with the horizontal direction? Okay, चलो सबको समझते हैं। पहले तो upward direction की बात करते हैं। upward direction की बात करते हैं, then gravitational acceleration कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउन। तो नेट फोर्स जो है वो कौन सा होगा,
mg जो 0.05 उसका मास था, 9.8 g होता है, 0.40 न्यूटन जो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड. When marble is moving in the downward direction, net force acting on it again same to same रहता है. कौन सा रहेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि आपने मार्बल को कहाँ पे थ्रो किया था, अपवर्ड, बट एक्सेलरेशन तो कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड. तो फोर्स दोनों केस में, चाहे मार्बल अप जाए चाहे नीचे आए, दोनों केस में कहाँ लगेगा फोर्स, डाउनवर्ड लगेगा. कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड. क्लियर है, हाँ या ना. चलो हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं. आपको बोला था एट द हाईएस्ट पॉइंट के आंसर चेंज होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटरी मार्बल रेस्ट हो गया. रेस्ट पोजीशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब ओके. एट द हाईएस्ट पॉइंट मार्बल मोमेंटरी रेस्ट एंड दिस कंडीशंस रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. आया समझ में. If the marble is thrown at the angle of 45 degree with the horizontal, then the highest point of horizontal component remain constant. उसमें कोई चेंज होता नहीं, अगर 45 डिग्री पे थ्रो किया होता तो भी. ओके, मतलब रिजल्ट हाईएस्ट पॉइंट कहीं और हाइट पे होता, बट द रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, जीरो. चाहे आप 40 पे जो 5 पे थ्रो करो, 30 पे थ्रो करो या सीधा थ्रो करो, उस पॉइंट पे तो मोमेंट्री क्या होने वाला है, वेलोसिटी जीरो होने वाला है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगा, जीरो. क्लियर. ओके, आज यहां तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.